शाबानो कौन है? शाबानो कहाँ से है? शाबानो किसी और मुल्क भी तो जा सकती थी। शाबानो जर्मनी ही क्यों गई? शाबानो ने अपनी 23 साल की ज़िंदगी में आज तक क्या कुछ किया है? Oh my God! अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई एम शाबानो, अ मिडिल क्लास पाकिस्तानी गर्ल चेजिंग माई ड्रीम्स। और ये है मेरी लाइफ स्टोरी। ये मेरी कहानी है। ये कहानी है एक मिडिल क्लास देसी फैमिली से बिलोंग करती हुई लड़की की। ये कहानी है अपने ख्वाबों को अपनी आंखों से पूरा होते देखने वाली लड़की की। मेरी उम्र तो अभी इतनी नहीं है, पर मैंने इतनी सी उम्र में बहुत कुछ सीखा है और मेरा ये एक्सपीरियंस शायद आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। आई विल गाइड यू मैनी थिंग्स एज योर सिस्टर एंड मे बी मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग कुछ ऐसा सीख सको, आप लोग अपना रास्ता ढूंढ सको और इस चीज़ पे बिलीव कर सको कि भाई जो होता है वो बेहतर के लिए होता है। एक होता है हमारा प्लान, एक होता है अल्लाह का प्लान, और होता हमेशा वही है जो अल्लाह का प्लान होता है। बट शुरू में हम बहुत मायूस होते हैं कि भाई चीज़ें हमारे मुताबिक क्यों नहीं हो रही। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। एक अच्छे घर में पैदा हुई जहाँ पे बच्चे दो ही अच्छे वाला कॉन्सेप्ट था। एंड बीइंग अ यंगर सिबलिंग मेरी तरफ थोड़ी सी अटेंशन भी ज़्यादा थी और प्यार भी थोड़ा बहुत ज़्यादा था। शुरू से ही मैं अपनी ज़िंदगी में एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। बट हाँ, मेरे भाई को पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम था, इसलिए मैं थोड़ी सी हाईलाइट हो जाती थी कि उससे ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थी, मैं एवरेज स्टूडेंट ही थी, राइट। मैट्रिक तक तो 7th पोजीशन से ऊपर मेरी कभी पोजीशन गई ही नहीं, लेकिन मेहनत मैं करती थी। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं अपने रिज़ल्ट कार्ड पे नंबर चेंज करके ले आती थी कि भाई मेरे बाबा खुश हो जाएंगे, मेरे मामा खुश हो जाएंगी। ऑल्दो मेरे ऊपर एकेडमिक प्रेशर नहीं था कि भाई पोजीशन लेके आनी है। बट मैं पोजीशन फ्री क्यों बनी? क्योंकि एक दफ़ा आई गेस इन माई 5th स्टैंडर्ड मेरा एनुअल रिज़ल्ट था। जो हम लोग पोजीशन चेंज वगैरह कर लेते थे ना, वो तो सेमेस्टर वाइज जो रिज़ल्ट होता था, जो कार्ड पे रिज़ल्ट आता था, वो वाले रिज़ल्ट में होता था। बट जो एनुअल रिज़ल्ट होता था वो तो ऑब्वियसली चेंज नहीं हो सकता, राइट। तो उसमें क्या हुआ, हमरा हॉल में हमारा एनुअल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट था और फंक्शन था बहुत बड़ा। उसमें मैंने पार्टिसिपेट भी किया हुआ था, कोई स्टेज परफॉर्मेंस थी आई गेस। तो मेरे बाबा ने मेरे प्रिंसिपल को कॉल की और उन्होंने पूछा कि कोई पोजीशन है शाबानो की। इन केस अगर कोई पोजीशन है तो फिर ही हम आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। क्यों? ऐसा नहीं था कि उनको पोजीशन चाहिए थी, ऐसा था कि उस हॉल के अंदर बैठ के मैं हर्ट ना हूँ कि यार मेरे रिज़ल्ट में मेरी कोई पोजीशन नहीं आई या समथिंग लाइक दैट, राइट। तो उन्होंने पहले ही उसको कंफर्म किया और लकीली आई वाज लकी इनफ कि उस टाइम पे मेरी 3rd पोजीशन थी। आई डोंट नो कैसे थी, बट थी। तो हम लोग वो फंक्शन अटेंड करने गए एंड हियर इज़ द पिक्चर कि यहाँ पे मुझे वो मिला था, ट्रॉफ़ी मिली थी। भाई दुनिया भले चांद पे पहुंच गई है, लड़कियां जितनी मर्जी तरक्की कर लें, बट हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे ही मौजूद हैं जिनको अभी भी सिर्फ यही कंसर्न होता है कि लड़की को पढ़ाने का क्या फ़ायदा। लड़की है ना तो उसने घर ही बैठना है, रोटियां ही पकानी है, हांडियाँ ही पकानी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है लड़की के ऊपर इतना ख़र्चा करने की, इतनी इन्वेस्टमेंट करने की। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम मैट्रिक तो पास कर गए। अब मैट्रिक से मेरे ठीक नंबर आ गए, बट इतने नंबर नहीं थे कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझा जाए, राइट। तो जी हम लोगों ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब जब कॉलेज में मैं गई तो वहाँ तो मुझे पता चला कि भैया यहाँ पे तो कंपटीशन ही बहुत टाइट है, यहाँ पे तो इतने नंबरों वाला कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर मुझे वहाँ पे समझ आई कि भाई आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है, आपका फ्रेंड्स का गेट टुगेदर कैसा है ये बहुत मैटर करता है। आप जैसे लोगों में बैठोगे आप वैसे ही बन जाओगे। खैर वहाँ पे लकीली मुझे कंपनी अच्छी मिल गई, एक एकेडमी ज्वाइन की मैंने। वहाँ पे मुझे कुछ पढ़ने वाली दोस्तें मिल गई और मुझे समझ आई कि भाई मेहनत से ही है जो है। और शुरू से ही मैं स्मार्ट वर्कर नहीं रही, मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ कि मुझे हार्ड वर्क करके ही जो समझ आता था वो समझ आता था। स्मार्ट वर्किंग मेरे बस की गेम नहीं थी। तो खैर मैं कॉलेज टाइम में मैंने बहुत मेहनत की और
अच्छे नंबर भी आ गए मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत ही नालायक थी, मेरे अच्छे नंबर आ गए, ठीक हो गया। अब आगे की कहानी क्या की जाए, अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने तो कौन से सब्जेक्ट्स रखे जाएं। तो बीइंग फ्रॉम अ देसी फैमिली, मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी वाले क्राइटेरिया में मैंने भी एमडी कैट की अटेम्प्ट दी, और मुझे पता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए या इस तरह वाला सीन, बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे चाहिए होते हैं, और प्राइवेट के लिए हमने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे चाहिए होते हैं। और मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं अपने बाप का 1-1.5 करोड़ रुपया लगवा के सो कॉल्ड डॉक्टर बन जाऊं एंड देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ना हो मेरे पास, उसके बाद मैं जी 50-60 हज़ार रुपये की, अगर मैं बहुत लकी हुई तो उसकी मैं जॉब कर रही हूँ, राइट। बट फिर भी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मैंने एक एमडी कैट की अटेम्प्ट दी और उसमें मैं ठुस होके बैठ गई। अब जो आगे सवाल था कि आगे क्या किया जाए, राइट। अब मेरे जो ऑब्वियसली मेरा एक बड़ा भाई है, बट वो स्टॉप लगा चुका था पहले इस पढ़ाई की तरफ से, इसलिए मुझे कोई गाइड करने वाला मौजूद नहीं था कि भाई कौन से सब्जेक्ट मुझे ऑप्ट करने चाहिए, किस तरह मुझे अपनी फील्ड को डिसाइड करना चाहिए, राइट। अब खुद ही धक्के वक्के खाए और मेरे बाबा ने मेरी बहुत हेल्प की, वो मुझे बहुत कंसल्ट करते थे, अपने फ्रेंड्स से कंसल्ट करवाते थे मेरा। तो जी अब जब मेरा रिज़ल्ट कार्ड आया तो इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट कार्ड में, एफएससी के रिज़ल्ट कार्ड में, आई डोंट नो कैसे बट केमिस्ट्री में मेरे पूरे नंबर थे, 85 में से 85 मार्क्स थे, राइट। तो मेरे बाबा को लगा कि मेरी बेटी को तो केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मुझे एडमिशन करवाया बायोकेमिस्ट्री में, एंड ही वॉज राइट, मुझे बहुत इंटरेस्ट था। एक्चुअली मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट बना, और वो बना डिग्री लेने के बाद में बना, बट इट वॉज़ अ गुड डिसीजन। आई एम हैप्पी इनफ कि मैं अब इतनी खुश हूँ कि मैं मास्टर्स भी अपना बायोकेमिस्ट्री में ही परस्यू करने जा रही हूँ। तो खैर यूनिवर्सिटी की कहानी शुरू हुई मेरी। अब मेरा यूनिवर्सिटी का चैप्टर शुरू हो गया ज़िंदगी का। बट यूनिवर्सिटी का चैप्टर शुरू करने से पहले आई एम सो थैंकफुल टू अल्लाह अलमाइटी कि उन्होंने मुझे इतनी मिडिल क्लास फैमिली में भी अपर क्लास की सोच वाला बंदा दिया है एज आ फादर। जो मेरा बाप है ना, वो अपने ख़ानदान से लड़ जाएगा कि भाई नहीं, अगर मेरी बेटी कह रही है तो ये होगा। अब वो कैसे होगा, लेट्स गो फॉरवर्ड स्टोरी, रिवाइंड फॉरवर्ड। ओके, अब यूनिवर्सिटी का टाइम आ गया। यूनिवर्सिटी जो थी वो मेरे घर से काफ़ी दूर थी। अब यूनिवर्सिटी घर से काफ़ी दूर थी तो मीन्स कि मैं रोज़ का आना जाना तो नहीं कर सकती थी। तो अब बारी आती है कि भाई हॉस्टल ऑप्ट किया जाए। अब हॉस्टल के लिए कैसे मनाया जाए। अब मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा डिसीजन है। मैं खुद मेंटली प्रिपेयर नहीं थी एक्चुअली हॉस्टल लाइफ के लिए, क्योंकि मैं एक बहुत बेबी गर्ल रही हूँ कि जो सुबह से शाम तक की स्टोरी आके अपनी मामा को सुनाती थी। मम्मा मुझे इसने ये कह दिया, मम्मा मुझे उसने वो कह दिया, मम्मा ये हो गया, मम्मा वो हो गया, मामाज गर्ल पापाज गर्ल। तो ये वाला सीन होता था मेरा। और हाँ भाई, मैं पापा की पड़ी भी हूँ, वो अलग बात है। कभी कभी पापा मुझे मुंह नहीं लगाते, मूड की बात है भाई। जो देसी बाप होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। कभी इतने सख्त होते हैं ना कि आप उनसे कोई बात नहीं कर सकते, और कभी वो इतने नरम दिल बने होते हैं कि भाई आप उनसे जैसी मर्जी बात डिस्कस कर सकते हो। हाँ, हमने भी इन्हीं मोमेंट्स का फ़ायदा उठा के अपने डिसीजंस करवाए हुए हैं कुछ, जो कि मैं बताऊंगी अभी आगे आपको, राइट। ओके, अब जी हमारी हॉस्टल लाइफ स्टार्ट होने वाली थी। खैर, मेरे बाबा ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि बानो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप एक बिल्कुल न्यू लाइफ एक्सपीरियंस करोगी, आपको हॉस्टल लाइफ में रहना आएगा, आपको इंडिपेंडेंसी का मतलब समझ आएगा कि भाई खुद अपने सारे काम करने कैसा होता है ये वो। तो खैर हम लोग जी हॉस्टल में शिफ्ट हो गए। फर्स्ट सेमेस्टर मैंने बहुत स्मूथली अपना गुजारा। अब जब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर की बारी आई, तो सेकंड सेमेस्टर में जब मेरा फ़ी वाउचर आया सेकंड सेमेस्टर का, तो उसमें मेरी 70% जो फ़ीस थी वो डिडक्ट थी, राइट। मेरी सिर्फ 30% फ़ीस शो हो रही थी उसमें। तो मैं तो पहुंच गई अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में कि भाई मेरा वाउचर नहीं पूरा आया।
तो उसने मुझे आगे से कहा कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में पोजीशन थी जिसकी वजह से आपको 70% स्कॉलरशिप मिली है एंड आपको 30% फ़ीस पे करनी है। अगर ये आप आगे कंटिन्यू रखेंगी, लाइक अपना जो CGPA है वो मेंटेन रखेंगी, तो ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, ये आपकी लगी रहेगी, आपकी हर वाउचर में लग के आएगी 50% या 70%। लाइक सेकंड और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन होती है। फर्स्ट पोजीशन की 70% थी, सेकंड पोजीशन की 50% थी, राइट। और जी थर्ड की तरफ तो मैं आई ही नहीं ना, वो 25% थी। तो जी अब मैंने आके मैं तो बहुत खुश, सर से पाँव तक मैं तो खुश कि भाई अब तो वो टाइम आ गया जब मैं अपने बाबा को फ़ख्र से बता सकती हूँ कि पापा ये देखो ज़रा मेरी स्कॉलरशिप लग गई है, ये वो। उनको तो बड़ा प्राउड फील होगा मुझ पर। तो खैर जब मैं घर वापस आई, मैंने उनको कॉल पे नहीं बताया, जब मैं घर वापस आई और वो मुझे वापस हॉस्टल छोड़ने के लिए जा रहे थे, मैंने बहुत वेट किया, मैंने अपने पेट में बात रखी। जब वो मुझे हॉस्टल छोड़ने के लिए जा रहे थे, गाड़ी में मैं और पापा अकेले थे, मैंने तब पापा को बताया कि पापा इस तरह ये वाला सीन है। तो पापा बड़ा खुश हुए और उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट भी किया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है कि ये बंदा छाती ठोक के बजा के कह सके कि शाबानो मेरी बेटी है। तो जी अब वो ऑब्वियसली मेरे अंदर तो थोड़ा सा जज्बा उभार गए वो कि मेहनत तो करनी है। अब ऑब्वियसली अगर ये स्कॉलरशिप मिल गई है, जैसे भी मिली है, तो इसको हमने ऑप्ट करके रखना है, अवेल रखना है इसको। तो खैर सारी डिग्री मतलब 4 साल की मेरी डिग्री थी एंड फॉर 8 सेमेस्टर मेरी स्कॉलरशिप रही लकीली, राइट। और उसके बाद कॉन्वोकेशन पे मुझे मेडल वेडल भी मिल गया, वो वाला सीन भी ओके हो गया। अब बारी आती है जी आगे क्या किया जाए, व्हाट नेक्स्ट। अब जो सारे ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं कि लास्ट सेमेस्टर्स में 7th और 8th सेमेस्टर में आपको इतना प्रेशर स्टडी का नहीं होता जितना प्रेशर आपको फ्यूचर का होता है कि भाई ये तो ख़त्म हो जाएगा, अब आगे क्या करना है। आप आगे अगर मास्टर्स करना है तो कहाँ से करना है, करियर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ अगर स्टार्ट होनी है तो किस तरह से, किस पॉइंट से स्टार्ट होनी है। खैर ये सारे सवाल तो मेरे पास भी थे, मेरे ज़हन में भी थे। अब अगेन यहाँ पे भी मैं अगेन यही कहूँगी कि कंपनी मैटर्स करती है, आपकी गैदरिंग मैटर करती है, आपके इर्द गिर्द कैसे लोग हैं वो मैटर करते हैं, आपकी मेंटेलिटी उसी तरह ही चेंज होती है। अब मेरे जो इर्द गिर्द मेरे जो ग्रुप फेलोज थे, उनका तो डायरेक्ट एक प्लान था ना कि भाई डिग्री ख़त्म हुई नहीं और हमने बाहर अप्लाई किया नहीं, कि हमने अब्रॉड चले जाना स्टडी करने के लिए, उनका प्लान बिल्कुल सेट था। और मैं उनमें बिल्कुल चुप बैठी होती थी कि भाई मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती ना, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती ना, कि मेरे तो घर वाले कभी मान नहीं सकते। हाँ मेरे दिल में ख्वाब ज़रूर था, मेरे दिल में एक विश ज़रूर थी और मैं चाहती थी कि ऐसा हो, क्योंकि भाई बचपन में पढ़ा था 3री 4थी 5वीं क्लास में कि कायदे आज़म और इलामा इकबाल हायर एजुकेशन के लिए यूरोप गए थे। अब वो मुझे पता था कि यूरोप गए थे, अब ये तो नहीं पता था यूरोप में कहाँ गए थे। तो खैर उसके बाद जी अब मैं उनमें ना बैठी रहती थी, उनके प्लान सुनती रहती थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। वो अपनी डॉक्यूमेंटेशंस भी स्टार्ट कर रहे थे कि भाई सारे पेपर वर्क कंप्लीट हुए और हम बस डिग्री लें और अप्लाई करेंगे। और 2 ही उनकी डेस्टिनेशंस थी, एक UK था और एक ऑस्ट्रेलिया था। ठीक हो गया। अब वो जो ऑस्ट्रेलिया वाले लोग थे ना, उनसे मैं ऑफेंड होने लगी थी कि यार और कोई टॉपिक नहीं है आप लोगों के पास, तुम लोगों के पास सिर्फ यही टॉपिक है, यहाँ जाना, यहाँ जाना, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो खैर हो गई। अब क्या सीन हुआ कि एक दिन वो मेरी लाइफ चेंजिंग नाइट थी कि एक दिन ऐसे ही मैं अपने बाबा के पास बैठी हुई हूँ और वो बहुत अच्छे मूड में थे। जैसे मैंने आपको कहा कि उनके अच्छे मूड का ही कभी कभी फ़ायदा उठाया जाता है डिसीजंस लेने के लिए, कि भाई ऑब्वियसली वेट किया जाता है कि कब मेरे बाबा का मूड अच्छा होगा तो उनसे कोई ऐसी बात डिस्कस की जाएगी, वरना गुस्से में होते हैं और वो बहुत बिजी होते हैं। खैर उस दिन मैंने अपने बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा अगर मैं बाहर पढ़ने जाना चाहूँ तो उन्होंने कहा क्या मतलब। मैंने कहा अगर मैं अब्रॉड जाना चाहूँ अपने मास्टर्स के लिए, ऑब्वियसली मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, आगे क्या करूँगी ये वो। तो उन्होंने कहा कि आई विल बी मोर देन हैप्पी, मुझे तो बहुत खुशी होगी, हमारे ख़ानदान में से कोई लड़की निकलेगी और इनफैक्ट कोई ऐसा बंदा निकलेगा जो यूरोपियन कंट्री जाएगा। हमारे ख़ानदान में तो कोई लड़का भी नहीं गया है अभी तक यूरोप ये वो, और लड़की कोई स्टडी पर्पस के लिए एशियन कंट्री भी नहीं गई। तो आई वाज लाइक ना करो, मीन्स कि मैं जा सकती हूँ। उन्होंने कहा ऑफ कोर्स जा सकती हो, अगर तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको अवेल करना। मैंने कहा ले दस हुन अपॉर्चुनिटी तो आपे बनावांगे, हुन रास्ता तो नज़र आ गया।
तो खैर आई वॉज मोर देन हैप्पी कि भाई रास्ता तो क्लियर नज़र आ गया मुझे। अब जो दूसरा बड़ा मसला पैदा हुआ वो था मम्मा को मनाना। मम्मा को कैसे मनाया जाए, क्योंकि मम्मा के मैं ऑब्वियसली बहुत क्लोज़ रही हूँ हमेशा से। तो मैंने जब हॉस्टल शिफ्ट होना था तो तभी मेरी मम्मा रो रो के अपना बुरा हाल कर रही थी, मैं कैसे रहूँगी। ऑब्वियसली मैंने 1 हफ्ते के बाद वापस आना होता था, बट तब भी उनको इतना फील होता था कि बानो मैं कैसे रहूँगी, मैं तो नहीं रह सकती ये वो। ऑब्वियसली एक तो एक बेटी है उनकी, भाई इतना तो बनता है उनका। तो खैर मुझे भी बहुत टेंशन होने लगी कि पापा ने तो मुझे ओके सीन दिखा दिए, ग्रीन सिग्नल बता दिए, बट मम्मा को मैं कैसे मनाऊंगी। ऑब्वियसली अगर मुझे पापा ही रेड सिग्नल दे देते तो मैं तो इस बारे में सोचती भी ना, और मैं तो वहाँ पे ही अपना प्लान ड्रॉप कर देती कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो खैर पापा की तरफ से सिग्नल मिल गया तो इट्स मीन मम्मा को मनाना थोड़ा आसान हो गया। मम्मा के ऊपर मैंने थोड़ा शुरू कर दिया। उतनी देर में मेरी डिग्री ख़त्म हो गई, कॉन्वोकेशन वाला सीन पार्ट ओके हो गया, बट इन्हीं चक्रों में समर इनटेक निकल चुकी थी। तो मैंने इंटर्नशिप शुरू कर दी कि भाई कोई वर्क एक्सपीरियंस तो हो मुझे अपने फील्ड का। इंटर्नशिप शुरू कर दी मैंने, एंड साथ ही साथ मैंने अपनी मम्मा को भी मनाना जारी रखा। उनको मैंने प्रोज ही बता रही थी, खैर कॉन्स तो नहीं बता रही थी। उनको मैं पॉजिटिव साइड्स दिखाऊं कि मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा वहाँ पे ये भी गया हुआ है, मम्मा वहाँ पे वो भी गया हुआ है, ईजी होगा, मम्मा इतनी सारी लड़कियाँ जाती हैं, हर बंदा जाता है अकेला, ये वो। खैर मैंने बहुत मुश्किल से मम्मा को कन्विंस किया। कुछ पापा ने उनको समझाया कि भाई बेटी को अगर एक मौका मिल रहा है तो उसको अवेल कर लेने दो। तो खैर मेरी मम्मा मान गई। एट द एंड हुआ क्या कि मेरी मम्मा मान गई। इतना आसान था नहीं जितना मैं आपको बता रही हूँ कि वो मान गई। अब तीसरी चीज़ आ गई कि भाई जाना किस कंट्री में है। अब मेरे पास तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। ऑप्शंस क्या थे, मैंने खुद ही अपने ज़िंदगी में 2 ऑप्शंस बनाए हुए थे, एक यूके था और एक ऑस्ट्रेलिया था। अब द पॉइंट इज़ कि हमने कंसल्टेंट्स के पास जाना शुरू कर दिया, एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स जो थे उनके साथ डिस्कशन शुरू कर दी कि भाई दी बेस्ट ऑप्शन कौन सा हम चूज़ कर सकते हैं। और मैं ऑब्वियसली स्कॉलरशिप्स को सर्च करी थी कि भाई अगर कोई स्कॉलरशिप मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। और जीपीए भी अल्लाह की तरफ से अच्छा आ ही गया था मेरा कि स्कॉलरशिप मुझे मिल सकती थी। तो खैर हमने ऑस्ट्रेलिया और यूके को छाना। तो जो स्कॉलरशिप मिल रही थी वो अप टू 25% थी, और अगर बहुत ही हद मारी तो 50% थी, वो भी वो वाली यूनिवर्सिटीज़ जो कि इतने क्यूएस रैंकिंग में रैंक नहीं करी थी, राइट। तो जी अब क्या किया जाए। अब हम लोगों ने देखा, खैर हम लोग कुछ यूनिवर्सिटीज़ को सर्च किया, बट द पॉइंट इज़ कि अब आता है मेन मसला। और वो क्या मसला है, फाइनेंशियल इशू। कि भाई बहुत एक्सपेंसिव स्टडी, ऑस्ट्रेलिया में भी और यूके में भी। अब अल्लाह अल्लाह करके अगर हम सेमेस्टर फ़ी निकाल भी लेते हैं, एक सेमेस्टर की फ़ीस होती है आपकी 35 से 40 लाख, राइट। और मास्टर्स के 4 सेमेस्टर्स होते हैं, तो आप खुद हिसाब लगा लें कि कहाँ काम जाता है। और एक सेमेस्टर की फ़ीस ऑब्वियसली हमने अरेंज करके यहाँ से पे करवा के जानी होती है, बाकी हम वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके साथ साथ निकालते हैं फ़ीस। अब वो जो निकालते हैं जब फ़ीस, तो ऑब्वियसली आपका वर्क बैलेंस नहीं होता, ऑब्वियसली स्टडी के साथ वर्क बैलेंस नहीं होता, राइट। अब अल्लाह अल्लाह करके अगर फ़ीस हम निकाल भी लेते हैं एक सेमेस्टर की, लेट्स सपोज 35 से 40 लाख हमने एक सेमेस्टर की फ़ीस निकाल ली। अब जो दूसरी तलवार लटक रही थी हमारे सर पे वो थी बैंक स्टेटमेंट वाली। बैंक स्टेटमेंट भाई 70 से 80 लाख रुपया आपको बैंक स्टेटमेंट्स शो करवानी पड़ती है, यूके के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। वेरी कर सकती है, इससे ज़्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी। अब उसके 2 तरीके थे। एक तरीका तो ये था कि आपके अपने पैसे हों और आप उसको शो करवा दो। दूसरा तरीका ये था कि आप उसको सूद की मद में लो, लाइक आप किसी से पैसे लो और उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट दो। अगर आप 70-80 लाख रुपया ले रहे हो तो वो आपसे 8-9 लाख रुपया ऊपर लेगा इंटरेस्ट की मद में। तो पापा ने तो मुझे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वानो जो काम होगा लीगल होगा, और सूद की तरफ तो मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। तो आई वॉज लाइक कि ठीक हो गया। और उन्होंने साथ में मुझे अपना बजट बता दिया, ये मेरा बजट है, इससे ऊपर जाओगी तो मेरे हाथ खड़े में हैं। ऑब्वियसली हर बंदे की होती है, और वो जितना मेरे लिए कर रहे थे मेरे लिए उतना ही बहुत था भाई, कि उन्होंने मुझे एक परमिशन दे दी। उन्होंने मुझे अपना बिलीव दिखा दिया कि भाई मैं तुम पे कितना यकीन करता हूँ, और ऑब्वियसली अगर मैं जाऊँगी तो मैं उनका यकीन और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने साथ लेके जाऊँगी। कि खैर अभी हम बात करें, हम चूज़ करे थे। तो जी अब हम लोगों ने क्या चूज़ किया, अब मैंने और ऑप्शंस देखना शुरू कर दिए। कंसल्टेंट्स ने हमें और ऑप्शंस दिखाए जहाँ पे स्टडी थोड़ी सी एक्सपेंसिव नहीं है, थोड़ी सी चीप है। और मसला फिर वही था कि भाई
क्या किया जाए। तीसरा मेरे लिस्ट में चाइना था, बट मैं उसको ऑप्ट नहीं करना चाह रही थी, राइट। अब मुझे एक प्रोफेसर मिले, मुझे उन्होंने कहा कि भाई, उनको मैंने अपनी प्रोफाइल बताई और उन्होंने मुझे ना देखते ही उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम जर्मनी को क्यों नहीं कंसीडर कर रही हो। और मैंने उससे पहले ऑब्वियसली जर्मनी का ना किसी के मुंह से सुना था और ना ही मुझे उसका कुछ आइडिया था। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। तो उन्होंने मुझे सारा बताया कि तुम्हारी तो प्रोफाइल भी अच्छी है, तुम्हारा GPA 3.7 से ऊपर है, तो तुम तो फास्ट ट्रैक पे एप्लीकेशन अपना प्रोसेस करवा सकती हो और ये वाले मसले हैं। अब ऑब्वियसली तब तक मैं अपना कंफर्ट जोन देख रही थी। कंफर्ट जोन इन द सेंस कि ऑस्ट्रेलिया में और UK में मेरे जानने वाले थे, मेरे कुछ फेलोज़ मौजूद थे, तो मुझे सिर्फ इतना आसरा था कि भाई मैं उनके पास जाके थोड़ा सा सिक्योर फील कर सकती हूँ कि मुझे आसरा होगा कि कोई ना कोई आगे है, राइट। अब यहाँ पे जर्मनी वाले केस में मुझे अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ना था कि आगे कोई भी नहीं है। पूरे जर्मनी में मैं किसी एक सिंगल पर्सन को नहीं जानती। दूसरा बिगेस्ट मसला जो था वो लैंग्वेज बैरियर था कि ऑब्वियसली मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती थी और वहाँ पे तो सारे जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये वाला मुझे बहुत इशू था। तो खैर हम लोगों ने बहुत सारी कंसिडरेशन के बाद मैंने जर्मनी को ऑप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पे कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है, मतलब आपकी एजुकेशन की कोई फ़ी नहीं है, मेरिट बेस पे आपका होता है एडमिशन। अगर इन केस आपको एडमिशन मिल जाता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो फिर आपकी कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है। अब जो खर्चा था वो सारा खर्चा सिर्फ ये था कि आपने ब्लॉक अकाउंट बनाना है अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, कि वहाँ पे आप रह के पैसे यूज़ कर सको। और वो भी इतने थे कि जितने मुझे पापा ने बजट दिया हुआ था कि इससे नीचे नीचे ही काम हो। तो खैर उसके लिए मैं एक बहुत सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, पूरा प्रोसेस बताऊंगी आपको, बल्कि इससे नेक्स्ट वीडियो ही मैं उसके बारे में बताऊंगी कि किस तरह। अब ऑब्वियसली जर्मनी सिलेक्ट तो हो गया कि अब हम जर्मनी जा रहे हैं। अब उसके लिए जो सारी एप्लीकेशंस थी, जो सारी डॉक्यूमेंटेशंस थी, प्रोसेस था जो पूरा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। और एंड में मैं आपको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब वाला करने को नहीं कहूँगी आज। वो क्यों नहीं कहूँगी कि भाई मेरी लाइफ का ना एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है और जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और मैं बहुत नर्वस भी हूँ एट द सेम टाइम। मुझे सिर्फ आप लोगों की बहुत सारी दुआएं चाहिए। अगर हो सके तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, नाम लेके मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ताकि मेरे लिए जो मेरी जर्नी है वो आसान हो। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ, ताकि ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट मेमोरी मेकर, तो मुझे मेमोरीज़ ही गैदर करनी है। और मैं बहुत दिल से ये चाहती हूँ कि मैं अपनी YouTube फैमिली को अपने साथ लेके अपने ज़िंदगी के नए चैप्टर में कदम रखूँ। तो विश मी बेस्ट ऑफ लक, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ऑब्वियसली सारे प्रोसेस के बारे में होगी, किस तरह मैंने स्टार्ट किया। ऑब्वियसली मुझे अभी तक ABC भी नहीं पता थी, बट ये सारा प्रोसेस मैंने खुद किया। एंड किस तरह से क्या क्या मुश्किलात आई, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशंस में मुश्किलात आई, वो सारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आप अभी तक कनेक्ट हैं तो। और फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।